सोकी उस कन्फेशन रूम में आ जाता है कि चेगिन यॉर्क को लात मारकर भाग जाती है। उसे घबराहट में ये भी याद नहीं रहता कि वो वहाँ नैनी के साथ आई थी। वो घर वापस लौटकर गुस्से में तलवार चलाने लगती है और सोचती है ये इंसान प्रिंस तो नहीं हो सकता कि तभी मिनिस्टर शिन वहाँ आकर पूछते हैं, जब मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाया करता था तब तो तुम भाग जाया करती थी, तो आज तुमने स्वॉर्ड कैसे पकड़ ली? वो बोलती है क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए। मिनिस्टर शिन उसे खुशी से तलवार चलाना सिखाने लगते हैं और सोचते हैं आखिर किसने आज चेग्युन से पंगा ले लिया। यॉर्क ने चेग्युन का दी हुई रिंग को नेकलेस बनाकर पकड़ा हुआ था। सीनो आकर पूछता है कि अब तक वो सोया क्यों नहीं है। यॉर्क बोलता है कि उसने बेफिजूल की फीलिंग्स के चलते कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह चेग्युन जागती है तो उसकी मम्मी बगल में ही बैठकर स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। मम्मी बताती है कि वो वहाँ तब से है जब से उसने नींद में 17 बार सेम चीज ना दोहरा दी हो। तुम वो नहीं हो सकते, तुम मुझसे मार खाओगे। वो बोलती है कि समय आ चुका है कि उसकी शादी करा देनी चाहिए और वो अभी रानी के पास जाकर इस बारे में बात करेगी। चेग्युन मासूम सा चेहरा बना के बोलती है, 2 दिन, बस 2 दिन दे दीजिए मुझे अभी किसी चीज का ख्याल रखना है। राज्यसभा में युंग के मंत्री आर्ग्यू करते हैं कि बाढ़ पीड़ित वालों को राहत का सामान भेजने के लिए वो किसी स्पेसिफिक सिटी को दूसरे से ज्यादा नहीं दे सकते। राजा बोलता है कि तुम बस मेरा विरोध करना जानते हो ताकि तुम्हारी खुद की सुख सुविधाओं में कोई कमी ना आए। बाद में युंग दोबारा आम सिटीजन की तरह ड्रेसअप हो जाता है, लेकिन उसे अब भी इसी बात का गुस्सा चढ़ा होता है कि हर बार सिचुएशन उसके अगेंस्ट कैसे चली जाती है, जबकि इस बार तो उसने अपनी प्रजा के लिए ये डिसीजन लिया था। युंग के जाने के बाद नोक्सो सेक्रेटरी इम पे आकर बोलती है, अभी राजा से ट्रिब्यूट के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। सेक्रेटरी इम बोलते हैं, थोड़ी देर बाद मुझसे पिछले राजा के टेम्पल में आकर मिलना, क्योंकि मुझे पायरेट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। चेग्युन दोबारा पॉन शॉप में आ जाती है और वहाँ के ऑनर को बुलाने लगती है। यॉर्क के दोनों दोस्त डोर खोलने के लिए जाते ही हैं कि तब तक चेग्युन खुद ही दरवाजे को लात मारकर अंदर आ जाती है। इस बार वो 2 राइस बैग लेकर आई होती है और यॉर्क को इशारा करके कन्फेशन रूम में चलने को बोलती है, लेकिन यॉर्क शॉप से बाहर चला जाता है। चेग्युन भी उसके पीछे चली जाती है और उसकी स्लीव्स पकड़कर उसे रोक देती है। यॉर्क बोलता है, क्या कल रात तुम्हारे लिए काफी नहीं था? वो बोलती है, नहीं। यॉर्क बोलता है, क्या मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ जो तुम एक अच्छे घराने से होने के बावजूद भी मुझे इग्नोर नहीं कर पा रही हो? चेग्युन उसके करीब आकर बोलती है, हाँ हो तुम हैंडसम, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं और तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल मेरे प्रिंस की तरह। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती है, तुम प्रिंस यॉर्क हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? एक बारी को यॉर्क भी उसे मना नहीं कर पाता, लेकिन आखिर में बोलता है, नहीं। वो बोलती है, तो मुझे कन्विंस करके दिखाओ कि तुम प्रिंस नहीं हो। यॉर्क बोलता है, पहले तुम वो करके दिखाओ जो लड़कियां करती है जब उन्हें किसी मैन से आंसर चाहिए होता है। चेग्युन बगल में खड़ी हुई लेडीज को देखती है जिनका यॉर्क रेफरेंस दे रहा था। सेक्रेटरी इम नोक्सो को युंग का स्केच दिखाते हैं जो पिछले राजा से बहुत मिलता था। वो बोलते हैं, लगता है हमारे साथ कोई छुपन छुपाई खेल रहा। नोक्सो बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सच में प्रिंस है तो हम सभी मारे जाएंगे। सेक्रेटरी बोलते हैं, अगर प्रिंस जिंदा होंगे तो हमें उन्हें दोबारा मारना पड़ेगा। यॉर्क पोर्ट में अपनी टीम को लेकर नोटिस करता है कि ट्रैवलर्स की अच्छे से तलाशी ली जा रही है। वो ये भी देखते हैं कि राजा के द्वारा दिया गया सामान ले जाया जा रहा है। सोकी बोलता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा बाढ़ के लिए इतनी राहत का सामान भेजेगा। म्योंग आगे बताती है कि अचानक से राजा कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। सीनो बोलता है कि राजा अचानक से अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाने लगा है, तो यॉर्क बोलता है क्योंकि शायद से वो एक अच्छा और वाइस किंग बनना चाहता है। युंग उसी पैलवियन में पहुंच जाता है जहां वो पहले सितार बजा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि कई सारी लेडीज के बीच चेग्युन आदमियों की ड्रेस पहने हुई थी। बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। वो उन लेडीज से बोलती है, मेरी एक वाइफ को सजना संवरना नहीं आता तो उसको मेकअप की कुछ टिप्स जाननी थी। एक लेडी उसे मेकअप के बारे में बताती है तो दूसरी उसे ड्रेस के बारे में और तीसरी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल के बारे में। चेग्युन सारी बातों के नोट्स बनाती जाती है कि उसकी नजर युंग पर पड़ती है और वो सरप्राइज हो जाती है। फिर वो उसे लॉर्ड ली पुकार कर कहती है, हमारे साथ आके बैठिए। युंग बोलता है कि मैं एक लॉर्ड कब बना? वो बोलती है, मुझे तो लगा आप इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अफेयर संभाल रहे होंगे, लेकिन आप तो यहाँ दोबारा एंटरटेनमेंट के लिए आ गए।
युंग बोलता है कि वो काम के लिए ही आया है, तो वो बोलती है यहाँ पर। आगे युंग एक पेंटिंग बना रहा होता है जिसकी सब तारीफें कर रहे होते हैं। चेग्युन देखती है तो वो एक चाइनीज रोज होता है। फिर वो एक ब्रश को रेड पेंट पे डुबोकर कलर करने लगती है, लेकिन युंग उसका हाथ पकड़ देता है और बोलता है ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग है। चेग्युन थोड़ा दुखी हो जाती है तो युंग उसके हाथ से ब्रश लेकर पेंटिंग में रेड कलर की पंखुड़ियां बनाने लगता है। चेग्युन बोलती है लेकिन ये तो ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग थी। वो बोलता है लेकिन तुम्हें ही तो एक कलरफुल रोज चाहिए था। उस रोज को देखकर चेग्युन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पॉन शॉप में यॉर्क की टीम ये डिस्कस कर रही होती है कि जब राजा ऑलरेडी राहत का सामान बेच रहा है तो उन्हें कहीं और फोकस करके समाज सेवा करनी चाहिए। उनकी एक टीम स्नेल ब्राइट के नाम की भी होती है जो चुपके समाज सेवा किया करती है और बस अपना सिग्नेचर के लिए एक स्नेल शेल छोड़ जाती है। स्नेल ब्राइट की कहानी लास्ट में है। फिलहाल यॉर्क सोचता है कि युंग अच्छा राजा क्यों बनना चाहता है कि उसे याद आता है कि चेग्युन ने उसे फाइस किंग बनने के लिए कहा था और वो बोलता है तो तुम उसके लिए अच्छा राजा बनना चाहते हो। उसी समय वहां लड़खड़ाते फिर भी नजाकत लाने की कोशिश करते हुए चेग्युन पहुंच जाती है। वो अपना घूंघट उठाती है और पूछती है कि इतना काफी होगा। यॉर्क उसको देखता है तो देखते ही जाता है और उसकी निगाहें उससे हटती भी नहीं है। जब यॉर्क पूछता है तुमने पी रखी है क्या, तो बोलती है शराब नहीं, दवाई पी है, वो दवाई जिससे शर्म घबराहट सब मिट जाती है। यॉर्क बोलता है आखिर तुम चाहती क्या हो। चेग्युन बोलती है तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। वो बोलता है मुझे यहाँ कुछ काम संभालना है। चेग्युन अपनी स्कर्ट हल्के से ऊपर करके बोलती है अब भी। यॉर्क सारा मामला एक बारी को सेटल करने के लिए उसके साथ चलने को मान जाता है, जबकि उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर भी यॉर्क एक नोबल मैन की तरह ड्रेसअप होकर आता है और बोलता है करो जो करना है, आज के लिए मैं तुम्हारा हूँ। सड़क पर चलते हुए उन्हें काफी लोग नोटिस कर रहे थे, जिससे चेग्युन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर यॉर्क देखता है कि सामने से सैनिक आ रहे हैं तो वो चेग्युन को लेकर एक कॉर्नर में छिप जाता है। वो चेग्युन की हैट निकालता है और उसकी लिपस्टिक मिटाकर बोलता है अब ठीक है। फिर वो अपना आउटर रोब निकालकर उसको पहना देता है। म्योंग अपने आदमियों के साथ सिक्योरिटी एम से चुराया हुआ सामान एक्सपोर्ट करवाती है और बाकी लोग उसकी मदद करते हैं। जब वो पूछती है कि यॉर्क कहाँ है तो उसके दोस्त नर्वस होकर तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हैं। चेगिन यॉर्क को उस ब्रिज में लेकर जाती है जहाँ बचपन में उन्होंने दोस्ती निभाने की कसम ली थी। चेगिन बोलती है यहीं पे यॉर्क ने सबसे पहले दोस्त बनने की पहल शुरू की थी। यॉर्क सोचता है वो तो तुम रोने ही वाली थी इसलिए, लेकिन बाहर वो ऐसे जताता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। फिर चेगिन उसे नदी के किनारे ले जाती है जहाँ एक बार वो उसे उठाकर ले गया था। वो बोलती है यहीं पे प्रिंस ने मुझे भारी होने के लिए चिढ़ाया था, तब मैंने उनकी पीठ में मारा था। यॉर्क फिर से अपने आप में सोचता है पीठ में नहीं सर पर मारा था। चेगिन बोलती है यहीं पे तो मुझे प्रिंस की तरफ से शादी के बाद भी दोस्त बनकर रहने का प्रपोजल मिला था। फिर अचानक से चेगिन उसका हाथ पकड़ देती है और बोलती है वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे गले में ढूंढने लगती है। यॉर्क बोलता है चाह क्या रही हो तुम। वो बोलती है शायद से तुमने टोकन रिंग को गले में पहना हो। यॉर्क उसको पलटकर अपना गला दिखाने लगता है और बोलता है देख लिया। फिर वो उठकर बोलता है क्या मैं कोई और नहीं हो सकता। तब तक चेगिन का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि यॉर्क उसे संभाल देता है। राज्यसभा में जब मंत्री आते हैं तो देखते हैं जमीन पर कई सारी पेंटिंग्स रखी हुई है। युंग उनसे बोलता है आप सभी की बातें मेरे दिल को छू गई थी, तो मैंने सोचा आप सभी के प्रति मैं कुछ अफेक्शन दिखाऊं। राजा बताता है कि वो खुद से बनाई हुई इन पेंटिंग्स को उन्हें सेल करेगा ताकि उन पैसों से वो राहत का सामान भिजवा सके। सभी मंत्री बोलते हैं कि उन पर राजा की पेंटिंग्स की कीमत लगाने की हिम्मत नहीं है, पर युंग बोलता है ये एक रॉयल ऑर्डर है। तब मिनिस्टर एक एक पेंटिंग को चुनने लगते हैं। जब डेप्यूटी कमांडर पाक एक पेंटिंग उठाते हैं तो युंग बोलता है माफ करना, लेकिन ये वाली किसी और के लिए है, शायद से गलती से यहाँ आ गई होगी। वो पेंटिंग रेड चाइनीज रोज वाली थी। अब बारी यॉर्क की होती है चेगिन को अपने साथ कहीं ले जाने की। वो उससे तेज चलने की शिकायत करती है तो यॉर्क रुक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर जब वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है तो वो अपना हाथ पीछे को लेने लगता है, लेकिन तब तक चेगिन उसका हाथ फटाफट से पकड़ देती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। युंग चाइना रोज वाली पेंटिंग लेकर महल से निकल जाता है किसी को गिफ्ट करने के लिए। किसको ये हमें पता है।
आगे यॉर्क चेगिन को अपनी ही कब्र के सामने लेकर आता है और बोलने लगता है, प्रिंस आपका धन्यवाद जो आपकी बदौलत में एक मिनिस्टर की बेटी के साथ मजेदार दिन गुजार सका। चेगिन वहां से निकलने लगती है लेकिन यॉर्क उसका हाथ कसकर पकड़ देता है और कंटिन्यू करता है कि उसने और चेगिन ने सेम फीलिंग शेयर की है। चेगिन उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है लेकिन वो उसे रोककर बोलता है, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं प्रिंस यॉर्क हूँ या बस ये एक एक्सक्यूज है मेरे करीब आने का। यॉर्क के कठोर शब्द बढ़ते ही जाते हैं और वो बोलता है, अगर तुम कभी प्रिंस से मिल भी गई तो तुम्हें नहीं लगता कि अपनी पहचान छुपाना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तुम्हारे लिए वो तुम्हारा फर्स्ट लव है लेकिन उसके लिए भी तुम यही होगी। क्या गारंटी है कि वो तुम्हें देखना भी चाहेगा। चेगिन रोने लगती है और वो बोलता है, मेरा नाम नक्चुन है और मेरे पे ऑलरेडी एक वुमन है। अगर तुम सच में प्रिंस की फिक्र करती हो तो उनका नाम लेकर दूसरे मर्दों का पीछा मत करो। यॉर्क वहां से जाने लगता है और सोचता है, जिस प्रिंस को तुम पसंद किया करती थी वो कब का मर चुका है। चेगिन वहीं बैठ जाती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। यॉर्क बारिश में भीगकर पॉन शॉप में वापस आ जाता है। जब यॉर्क पूछती है कि क्या हुआ तब वो बोलता है, मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि जब मैं नर्क की जिंदगी जी रहा था तब चेगिन सभी लोगों की वजह मेरे भाई के साथ थी तो मैं उसे टॉर्चर करना चाहता था। म्योंग बोलती है, तभी तुमने पूरा दिन उसके साथ बिताया और कल उसे किस किया था। तुम्हारा रिवेंज इतना स्वीट क्यों लग रहा है। यॉर्क वहां से निकलने लगता है लेकिन म्योंग उसको पकड़कर किस कर देती है और उसी समय चेगिन वहां आकर उन्हें देख लेती है। वो चुपचाप से अपने कदम पीछे को ले लेती है। यॉर्क म्योंग को पीछे हटाता है और वो बोलती है, अगर वो कुछ नहीं था फिर भी मैं उसकी सारी यादें मिटाना चाहती हूँ। उसी समय उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। यॉर्क चेक करने जाता है तो वहां पर उसका चेगिन को दिया हुआ रोब रखा हुआ था। वो उसको ढूंढने के लिए भागते हुए जाता है लेकिन थोड़ी ही दूरी पर अपने कदम थाम देता है। एक शॉप पर युंग पेंटिंग गिफ्ट करने को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो चेगिन को बारिश में अकेले चलते हुए देखता है। वो तुरंत एक छाता लाकर उसके ऊपर रखता है पर चेगिन उसे नोटिस भी नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। फिर जब उस पे और चलने की हिम्मत नहीं होती, वो गिरने को होती है कि युंग उसे संभाल देता है। तब वो उसकी तरफ ध्यान देती है और रोकर बोलती है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हूँ। युंग उसे खड़ा उठाता है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। उसी समय यॉर्क भी पीछे से आता है और आगे बढ़ने ही वाला होता है कि सीनो आकर उसे रोक देता है और एक हैट पहना देता है। ये सीनो की समझदारी ही थी कि वो सही समय पर आ गया क्योंकि उसी समय कैप्टन और उसके आदमियों ने भी उन्हें देख लिया था। वो उनसे बचने के लिए जंगल की तरफ दौड़ते हैं और पानी में कूद जाते हैं जबकि उन पे पानी में भी तीर चलाए जा रहे थे। यॉर्क पानी में डूबने लगता है हल्का सा अनकॉन्शियस होकर और उसे छोटी और बड़ी चेग्युन की आवाज उसे पुकारते हुए सुनाई देती है। सीनो उसे पकड़कर होश में लाता है और वो दोनों ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। युंग चेग्युन को गर्म रखने के लिए अंगीठी जलवाता है और पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि उसकी मुलाकात प्रिंस के जैसे दिखने वाले इंसान से हुई थी उसी इन में। उसका नाम नक्चुन है। उसकी आंखें, आवाज, हैबिट इतनी सिमिलर थी कि उसे लगा कि वो प्रिंस यॉर्क होगा। युंग बोलता है, तो तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें रियलाइज हुआ कि वो प्रिंस नहीं है। चेग्युन बोलती है, उसे खुद नहीं पता क्यों। क्या उसके कठोर शब्दों की वजह से, उसके प्रिंस ना होने की वजह से, या उसे याद आता है वो किस, लेकिन वो उसे बताती नहीं है। वो खुद को पागल बोलती है और कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे ऐसे रोने का कोई हक है भी या नहीं। कैप्टन सेक्रेटरी इनको रिपोर्ट करते हैं कि वो पायरेट्स को पकड़ नहीं पाए, लेकिन वो कसम लेता है कि वो किसी भी हाल में उनको पकड़कर ही रहेगा। सेक्रेटरी बोलते हैं यही बेहतर रहेगा और ऑर्डर देते हैं कि उनके मिलते ही सबको मार डालना। पॉन शॉप में यॉर्क और सीनो वापस लौटते हैं। म्योंग उसे बोलती है कि वो एक लेडी के लिए इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है। वो यॉर्क को वार्न करती है कि अगर उसे चेग्युन को नहीं छोड़ा जा रहा तो वो ये काम खुद कर लेगी। युंग अपने तख्त पर ही सो गया होता है और उसे सपने में प्रिंस यॉर्क की लाश दिखती है। जब वो उसका कवर उठाता है तो उसका फेस बैडली इंजर्ड होता है। फिर उसे चेग्युन की बात याद आती है कि उसने यॉर्क जैसे दिखने वाले इंसान को देखा था। उसी समय कोई उसके पास आकर अपना खंजर निकालता है। युंग की नींद खुलती है तो उसे यॉर्क दिखता है। वह अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलता है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। यॉर्क सच में महल में आया होता है और वापस लौटते वक्त उसे क्वीन रोक देती है।
तभी वहाँ राजमाता आ जाती है और यॉर्क को तुरंत पहचानकर सिचुएशन को संभाल देती है। बाद में राजमाता उससे बोलती है, अच्छा हुआ जो मुआंग ने मुझे आगाह कर दिया था, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सही समय का इंतजार करो। यॉर्क बोलता है, इंतजार करते हुए ही आपने अपने बेटे को खो दिया, अब मैं और छुपकर भागने वाला नहीं हूँ, मैं अपना ही अलग तरीका निकालूंगा। युंग यॉर्क का फेस याद करते हुए उसका स्केच बनाता है। जैसे ही सेक्रेटरी वहाँ आते हैं वो उसको देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें नहीं पता। राजा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये नकचुन नाम का आदमी यॉर्क की तरह दिखता है? चेग्यून ने मुझे इसके बारे में बताया था। फिर वो रॉयल टोकन फेंक कर बोलता है, जो करना है करो, पर इसको मेरे पास लेकर आओ। सेक्रेटरी बोलते हैं कि जैसे ही हमें मिलेगा हम इसको मार डालेंगे, पर युंग बोलता है, नहीं, मुझे इसको खुद अपनी दोनों आंखों से देखना है। नोंगसो और सेक्रेटरी वरीड होते हैं कि किंग को ऑलरेडी पता चल चुका है, तो उन्हें अपना काम फटाफट निपटाना पड़ेगा। सेक्रेटरी चेग्यून का इस्तेमाल करने को बोलते हैं और कहते हैं, लगता है पुरानी अफेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो जरूर हमारे जाल में फंस जाएगा। अगले दिन चेग्यून दोबारा यॉर्क की कब्र के पास आती है और उससे माफी मांगती है। यॉर्क का स्नेल प्राइड ग्रुप अपने मिशन में जाने के लिए तैयार था कि यॉर्क आकर बोलता है वो भी साथ में जाएगा। सोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है, क्या मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही चुप कर रहूंगा? पूरा दिन यॉर्क की कब्र के पास गुजारने के बाद चेग्यून जब वापस आ रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत भागने लगती है। दूसरी तरफ ग्वांग और सोकी एक घर के अंदर घुसकर राइस का बैग रखते हैं और स्नेल शेल छोड़कर दीवार पर चढ़ जाते हैं कि चेग्यून उन्हें देख लेती है। ग्वांग उसे ना चिल्लाने के लिए इशारा करता है, लेकिन वो जोर से चिल्लाकर भागने लगती है। तभी यॉर्क उसका मुंह बंद कर उसे एक कोने में ले आता है और बोलता है, भूल गई हो क्या, अगर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाए तो क्या होता है? यॉर्क अपने साथियों को वहां से बाहर भेज देता है, जबकि चेग्यून को याद आता है कि यही बात उससे छोटे यॉर्क ने भी कही थी। वो उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है, हम भाग क्यों रहे हैं जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया है? यॉर्क के मुंह से ऑटोमेटिकली ही निकल जाता है, अगर हम कुछ गलत ना भी करें तो। तब तक चेग्यून बोल देती है, फिर भी हम मारे जा सकते हैं। यॉर्क को रियलाइज होता है कि अब वो सिचुएशन से बच नहीं सकता, तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन चेग्यून आकर उसे पीछे से टाइटली हग कर देती है और रोकर बोलती है, तुम ही हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है वो तुम ही हो। यॉर्क अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करता है और कुछ ही दूरी से म्योंग आकर उन्हें देख लेती है। अब अगर स्नेल प्राइड की बात करें तो कोरिया में एक कहानी है जिसके मुताबिक एक किसान स्नेल की मदद करता है, जो आगे चलकर एक सुंदर लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और उसे शादी कर देती है। जब वहाँ का राजा उस ब्राइड को छीनने की कोशिश करता है और उस फार्मर को इम्पॉसिबल चैलेंज देता है, तब वो ब्राइड अपने पिता, जो कि समुंदर का देवता था, उनके दिए हुए मैजिकल गिफ्ट के सहारे किसान को हर बार जितवा देती है।